रिजर्वेशन सिस्टम है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट चलती रहती है। देश नास्तिक हैं, जिन देशों में नास्तिक लोगों की संख्या ज़्यादा है, जैसे कि जापान हो गया, चाइना हो गया, तो वो लोग देश ज़्यादा डेवलप हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधीक्षक हैं एक तरीके से, तो उनके ऊपर जूता फेंक दिया गया। उनके हैं जो अपर क्लासेस में आते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन की वजह से उनकी सीट किसी दूसरे को मिल जाती है। तो समझ आएगा कि वो दलित नेता थे या फिर भारतीय समाज के एक अच्छे विचारक थे। अगर हम शिकार बनना चाहेंगे तो हमें कोई ना कोई शिकार बनाएगा, अब क्यों ना हम खुद शिकार करें। के टाइम पर इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया था, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? उमर खालिद ने कैसा काम किया? कि सरकार उनसे डरती है, वो आने वाले लीडर थे इस समाज के, जैसे कन्हैया कुमार को। जैसा कि उन्होंने बताया कि ये कहीं ना कहीं काफ़ी सारी किताबों को पढ़ चुके हैं, तो हम इनसे थोड़ी सी हमारे भारतीय समाज से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें को के बारे में पूछना चाहेंगे और देखते हैं कि इनके व्यूज इस पर क्या है। हमारा इंडिया जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। पहले आप तो ये बात मानते हैं कि इंडिया हमारा बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। इसमें आप चरम गरीबी और चरम अमीरी देख सकते हो। एक तरफ आप अंबानी अडानी को देख सकते हो, एक तरफ हम ऐसे लोग कहीं ना कहीं मतलब एक शाम की रोटी के लिए भी सोचना पड़ता है। और ये वाली चीज़ कहीं ना कहीं हमारे देश में जो रिजर्वेशन सिस्टम है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट चलती रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि आपसे कि आप इसके बारे में कुछ बोलें कि क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा लोगों के बारे में पढ़ा है। अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि जैसा कि बता दें कि अंबेडकर जी को दलित नेता बताते हैं, तो आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? थोड़ा सा आप बताइए। जो आपने पूछा कि जैसे कि बिहार के लोग और अंबानी वगैरह, तो मैं मानता हूँ कि भारत विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पर बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे लोग अलग अलग कल्चर अपनाते हैं। तो हम देखते हैं कि हर 100 किलोमीटर पे, 200 किलोमीटर पे कल्चर बदल जाता है। बिल्कुल। चाहे एक राज्य में ही 10-10, 20-20 कल्चर होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे कि लोग पाखंड में ज़्यादा पड़ते हैं। आपने देखा होगा, डेटा आता है उसमें देखा होगा, जो देश नास्तिक हैं, जिन देशों में नास्तिक लोगों की संख्या ज़्यादा है, जैसे कि जापान हो गया, चाइना हो गया, तो वो लोग देश ज़्यादा डेवलप हैं। और हमारे देश में लोग पाखंड को लेकर ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। इसीलिए हम कोई नई चीज़ जैसे साइंस के बारे में, साईफाई चीज़ों के बारे में जो साइंस से रिलेटेड होती हैं, साइंस फिक्सन, हाँ साइंस फिक्सन, तो उसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो इसीलिए हम पीछे रह जाते हैं। और आपने बताया जैसे कि रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मतलब जो निचले स्तर के लोग हैं, मतलब कि जो बरसों से दबे रहे, जिन्हों ऊपर उठने का, सामाजिक स्तर पर ऊपर उठने का मौका नहीं मिला, तो उनके लिए है जैसे कि कुछ नंबर्स की छूट या फिर कहीं पे कुछ सीट की छूट जैसे उनके लिए रिजर्व की जाती हैं। तो लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि ये इकोनॉमिक बेस्ड होना चाहिए। मतलब जैसे कि हम अपनी सैलरी जितनी मिल रही है, मतलब ऐसे उच्च जाति में भी लोग गरीब हैं और नीची जाति में तो लोग गरीब हैं ही हैं मोस्टली। तो वो सोचते हैं कि हमें ये रिजर्वेशन जो सामाजिक तौर पे वैसा है वो हटाकर हमें इकोनॉमिक बेस्ड कर देना चाहिए। लेकिन हम ये चीज़ देखते हैं, जो उच्च जाति के लोग हैं वो इकोनॉमिक बेस्ड भी अच्छे हैं, कुछ ही लोग हैं जो बहुत गरीब हैं या फिर बहुत ऐसे। लेकिन रिजर्वेशन का मेन मोटिव ये था कि हमें सोशल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, मतलब जो निचला स्तर है उसे सोशल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ना कि इकोनॉमिक बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। इकोनॉमिक बेस्ड तो वो अपने आप भी पा सकता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए अभी एक मैटर हुआ था, BR गवई जी, वो तो देश का इतना बड़ा पद है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अधीक्षक हैं एक तरीके से, तो उनके ऊपर जूता फेंक दिया गया। उनके पास पैसे की क्या कमी होगी, उनके पास इज्जत की क्या कमी होगी? बस ये है कि जो सोशल। इसमें एक छोटा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि एक मैंने भी रील देखी थी हाल ही में इंस्टाग्राम पर, तो उसमें बता दें कि अगर कोई भी आप जैसे कि आपने बात की, तो मैं बोलूँगा कि जो भी आपने बताया जो लोग दबे रहे उन लोगों में से अगर कोई भी आज आईएएस ऑफिसर बनता है, तो चाहे भले वो आज आईएएस ऑफिसर बन जाता है, मैं मेरे शब्द नहीं है, वो रील में जो भैया बोल रहे थे, अगर वो रील मिली मैं लगा दूंगा। तो अगर उन कास्ट से निकल के कोई अगर आईएएस ऑफिसर बन जाता है, लेकिन फिर भी उसे उसी नज़र से देखा जाता है और उसे ज़िंदगी भर उसी नाम से ताड़ा जाता है। नीचे, हाँ नीचे समस्या है। और वहीं पर एक दूसरा फैक्टर ये भी है कि जो जो लोग हैं जो अपर क्लासेस में आते हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन की वजह से उनकी सीट किसी दूसरे को मिल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश में, जैसे कि हम लोगों ने बात की कि विभिन्नता वाला देश है, तो इसमें दोनों चीज़ देखी जा सकती हैं। जैसे आपने अभी बात बोली कि मतलब अपर क्लासेस के बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और वो रह जाते हैं, तो
सीटें इसलिए रिजर्व की जाती हैं क्योंकि जो निचला समाज है उसे इतना तक मतलब छूट नहीं दी गई कि वो किसी के साथ बैठ सके, किसी के साथ उठ सके, किसी जगह पे जा सके। जिस समाज को पानी पीने तक के लिए छूट ना हो, जिस समाज को पढ़ने का अधिकार ना हो, जिस समाज को कहीं अच्छी जगह पे जाने का अधिकार ना हो, तो ये सोशल इक्वलिटी कैसे आएगी समाज में? इसीलिए रिजर्वेशन है ना कि, और मतलब जैसे हम, अगर मैं मान लीजिए हम जिस समाज से आते हैं, हमारे समाज में मतलब कि अभी तक मुझे लगता है कि इंजीनियर कोई नहीं बना है। हमारे बड़े भाई और मैं, मतलब हम भाई बहन हैं, तो इंजीनियरिंग में हमें लग रहा है हमारे समाज में पहली बार हम ही लोग जा रहे हैं। हमारे समाज में टीचर हुए, पुलिस में हुए। समाज से इनका कहने का मतलब है जो इनका एरिया आता है हाँ उसमें, हाँ, लाइक तो पूरा। तो टीचर हुए, पुलिस में हुए, ऐसे डॉक्टर हुए, लेकिन इंजीनियरिंग में कोई नहीं गया अभी तक। तो ऐसे होता है। और आपने बात की जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दलित नेता माना जाता है, तो लोगों की मतलब जब उनका पद इतना बड़ा है कि लोग उन्हें समझ नहीं सके, भारत में जितना उन्हें समझा जाना चाहिए वो नहीं समझ सकते। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि अमेरिका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में उनकी मूर्तियां लगाई जाती हैं। दुनिया के 191 देशों में उनकी मूर्तियां हैं, लेकिन भारत में मूर्तियां उनकी तोड़ी जाती हैं, है ना। तो जिन लोगों को वो लगता है कि वो दलित नेता हैं, तो उन्होंने जो सबसे पहली पार्टी बनाई बनाई थी वो उन्हें दलित वाली बनानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कौन सी बनाई? मजदूर वाली पार्टी बनाई। उन्होंने जो पहली पार्टी बनाई थी वो 1936 में इंडिपेंडेंट मजदूर पार्टी ऐसे करके नाम था, वो बनाई थी। फिर उसके बाद उन्होंने काम किया महिलाओं के लिए, हिंदू कोड बिल लाए, पहले कानून मंत्री बने। तो उन्होंने उस समय भी कानून मंत्री से इस्तीफा इसलिए दे दिया ताकि हिंदू कोड बिल जवाहरलाल नेहरू द्वारा लागू नहीं किया गया। तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि हमारी बात को सलाखों पर नहीं रखा गया, मतलब महिलाओं के लिए काम किया उन्होंने। और जो मुझे तो आश्चर्य तब होता है जब महिलाएं भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को गाली देती हैं, चाहे वो किसी समाज की हों, उच्च समाज की या निचले समाज की, क्योंकि उन्होंने जो मैटरनिटी लीव होती है या फिर जैसे और भी सारी सुविधाएं होती हैं महिलाओं के लिए, जो आरक्षित सुविधाएं हैं हर जगह पे, वो हिंदू कोड बिल की वजह से आए हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिया गया है। तो और जो अभी आरबीआई आप देखते हैं वो बाबा साहब की देन है। तो मुझे लगता है कि जितना काम उन्होंने दलितों के लिए किया है उससे कई ज़्यादा बढ़कर उन्होंने मजदूरों के लिए और महिलाओं के लिए काम किया। तो आप अगर थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, तब आपको समझ आएगा कि वो दलित नेता थे या फिर भारतीय समाज के एक अच्छे विचारक थे। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलता रहता है विवाद, तो सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसलिए बनाया गया था ताकि हर इंसान को इक्वल राइट्स मिलें। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जैसे एक स्टेट हो गया और दूसरी स्टेट की जो भी पावर्स हो गई, लाइक जैसे जो हमारी जांच एजेंसियां हो गई, ईडी वगैरह हो गई और पुलिस हो गई, वो दूसरे नंबर पे आती है। उसके बाद आता है आपका वोटिंग सिस्टम, जिसमें जो जनता होती है वो एक अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पर भेजती है। उसके बाद आता है आपका संविधान और उसके बाद आता है आपका सुप्रीम कोर्ट। तो कहीं न कहीं ये संविधान का इसलिए गठन किया गया था ताकि इन जब भी सरकार अगर अपनी पावर का गलत यूज़ करना चाहें, तो जो अपने सिटीजन्स हैं वो अपने राइट को लेकर डिफेंड कर सकें, अपनी आवाज़ खड़ी कर सकें। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग, ये विवाद चलता रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हटा देना चाहिए या ये इस पर उन्होंने लिखा है या नहीं लिखा है, इस पर बहुत डिबेट होती है। उस पर आप क्या कहेंगे? जी, पहले तो मैं पिछली वाली बात पर प्रकाश देना चाहूँगा, जो कि ये मतलब कि जैसे लोग कहते हैं कि संविधान तो चुराया हुआ है, मतलब दूसरे देशों से चोरी किया हुआ है। तो क्या सभी को जीने का अधिकार नहीं है? सबको समान जीने का अधिकार है? अगर ये बात अच्छी है तो हम उसमें लिखेंगे ना कि सबको समान जीने का अधिकार है, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। जैसे अगर अगर हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं बैठ के, तो आर्टिकल 19(1) के द्वारा ही बना रहे हैं ना कि हमें बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, इस प्रकार। तो और बात रही संविधान बनाने की कि किसने बनाया है, तो मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही पूरा संविधान बनाया। जो पूरी कमेटी बनी थी, बहुत सारे लोग दुनिया के दूसरे देशों में गए, उन्होंने कुछ अच्छा लगा उन्हें, जो उन्होंने वो इकट्ठा किया, एकत्रित किया और लाके टेबल पर रख दिया। मतलब कि जो उन्हें अच्छा लगा वो उन्होंने पिक करके वहाँ से इंडिया लिया है। तो उसमें जो फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 7 लोगों की कमेटी थी, उसमें बी एन राव सर भी थे। तो बी एन राव सर मतलब एज अ हेल्पर थे उसमें, लेकिन जो संविधान का मसौदा तैयार हुआ उसमें 7 लोगों की हेल्प लगी, लेकिन उसे एक लास्ट जो
मतलब उसका कंक्लूजन देना था वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया, इसीलिए उन्हें संविधान निर्माता बोला जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही सिर्फ संविधान लिखा है, सारे लोगों का उसमें योगदान था। उसमें महिलाएं भी थीं और निचले समाज से भी लोग थे, ऊंचे समाज के भी लोग थे, बी एन राव और मतलब जो भी बड़े बड़े नेता थे सारे लोग थे उसमें। ऐसा रिजर्वेशन की बात कर रहे थे तो मैं बताना चाहूँगा कि जो रिजर्वेशन की शुरुआत है वो बाबा साहब के द्वारा नहीं की गई थी। सबसे पहले 1902 में कोल्हापुर रियासत द्वारा रिजर्वेशन की शुरुआत की गई थी और बाद में जब बाबा साहब को कुछ लगा ऐसा तो उन्होंने भी उस पर जोर डाला। तो एक आखिरी क्वेश्चन और रहेगा आदित्य कुमार सिंह से कि उसके बाद हम ना ये वाला वीडियो ख़त्म करते हैं। तो जैसा कि हम समाज में बहुत लोगों को देखते हैं कि वो कहते हैं कि हमें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स से हमें मतलब है, क्योंकि हमारे ज़िंदगी पर अगर टैक्स बढ़ रहा है, अगर जीडीपी में अगर हमारी ग्रोथ हो रही है तो वो हमारी तरफ से हो रही है, और अगर कहीं ना कहीं हम पे टैक्स लग रहा है, अगर कोई भी नया कानून आ रहा है वो किस पर स्थापित हो रहा है, हमारे ऊपर हो रहा है ना, सिटीजन पे हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सपेक्टिव इस पे ये है कि हम लोग पॉलिटिक्स से दूर नहीं रह सकते, वो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में लिप्त है। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि क्या मतलब जो स्टूडेंट है, कोई भी मतलब बीटेक कर रहा है, कोई भी एमटेक कर, कुछ भी कर रहा है, भले ये ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आपकी पॉलिटिक्स की किताबें नहीं यूज होती हों, आपकी नॉलेज नहीं यूज होती हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रहना तो एक समाज में ही है, और समाज में रहना है तो सरकार के अंडर रहना है। तो मैं जानना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट को, जैसे जो हमें देख रहा है, अगर कोई जेएनजी है वो देख रहा है, तो उस पर उसे कितना जानना चाहिए पॉलिटिक्स को, और उसे कितना इन्वॉल्व होना चाहिए पॉलिटिक्स में। हम रोज़मर्रा कोई ना कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड नया टॉपिक देखते हैं, उन पर हमें चर्चा करनी चाहिए। जैसे हम कोई भी अगर जैसे अभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो आरोप लगे उससे रिलेटेड हमें कुछ देखना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है, आगे आने वाले समय में क्या पता कि कोई बंदा ऐसा हो जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखे, भले उस चाहे फील्ड से ना हो। जैसे हम टेक्नोलॉजी के छात्र हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो मेरा इंटरेस्ट है कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं कि मैं उस पर कुछ बोलूं। तो अगर मैं आगे चलकर अगर अभी से कुछ जानूंगा तो आगे चलकर मुझे आसानी होगी पॉलिटिक्स में एंट्री करने के लिए, और मेरा मन बनेगा कि किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूं, और मेरी आइडियोलॉजी किसी से मैच करती है, किसी पार्टी से, तो मैं उसके साथ जाना चाहूँगा, उस पर समर्थन दूंगा। और अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा तो जो जनता की बात होगी, समाज की बात होगी, जो लोग सोचते हैं, हमारे आसपास के लोग, जैसे आप क्या सोचते हैं, हमारे पास के लोग क्या सोचते हैं, तो मैं जब जनता के बीच का इंसान होऊंगा, मैं भी मतलब कि नॉर्मली जैसे इंसान क्या सोचता है तो वो सोच सबके सामने रख पाऊंगा, पार्टी के द्वारा या फिर किसी मंच के द्वारा। तो मतलब इसी पॉलिटिक्स प्रकार हमें कहीं ना कहीं पावर देती है। जी बिल्कुल, पॉलिटिक्स में हमें पावर देती है, और हम ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिक्स बिल्कुल हमसे अलग है। हम किसी न प्रकार उसके शिकार होते हैं। अगर हम शिकार बनना चाहेंगे तो हमें कोई ना कोई शिकार बनाएगा, और क्यों ना हम खुद शिकार करें, क्यों ना हम खुद इतना अच्छे बने कि जनता कह सके कि हमारे पास अच्छे नेता हैं, अच्छे लोग हैं, कि हम इन्हें फॉलो करें और इसका मतलब नेतृत्व करें, इस प्रकार। और एक आखिरी क्वेश्चन है, मतलब वैसे तो मैंने लास्ट क्वेश्चन बोल दिया था, एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे कि अभी हम लोग देश में देख रहे हैं कि जो मीडिया है, मीडिया का चौथा पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी का, तो जो मीडिया है हमारे देश की, वो कहीं ना कहीं किसी एक नैरेटिव पे काम कर रही है, जैसा कि आप भी देखते होंगे। और लेकिन जो कुछ अच्छे पत्रकार हैं, जो मुझे लगता है कि अच्छे पत्रकार हैं, जो सही पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं खतरा होता है। जैसा कि आपने भी हाल में कुछ न्यूज़ सुनी होगी, कुछ पत्रकार थे जिनकी बॉडी कहीं पर मिली है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कि किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस को एक्सपोजे किया और बताया कि यहाँ पर इस तरह का माहौल चल रहा है, जो कहीं ना कहीं लोगों को, जो जिनके जो आरोपी थे उन्हें पसंद नहीं आया, और उन्होंने कहीं ना कहीं उस बंदे को हटा दिया अपने उससे। तो लेकिन वही तरफ से एक वो पत्रकारिता है और दूसरी तरफ वो पत्रकारिता है जो मीडिया जो कुछ भी झूठ बोल दे रही है। जैसे अभी हाँ, आपने हाल ही में एक न्यूज़ सुनी होगी, धर्मेंद्र जो एक अभिनेता हैं, उनकी डेथ की खबर चला दी गई है। तो जो मीडिया का एक इमेज डाउन हुआ है, या मैं कहूँगा कि वो तो माइनस में उनकी इमेज चली गई है। तो
उस पर आपका क्या कहना है, और ये किस तरह से नहीं होना चाहिए था, और कैसे ये इफ़ेक्ट करती है जो गांव से लोग आते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मीडिया में जो दिखाया जाता है, इन्होंने तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया था। तो उस पर मैं जानना चाहूँगा कि इंडिया का जो मीडिया का ऐसा यूज हो रहा है वो किस तरह से लोगों को प्रभावित करता है। और इसके अलावा एक छोटा सा एडिशनल क्वेश्चन ये है, आपने बागी हरियाणवी के बारे में सुना होगा, उनकी जो फिलॉसफी है उनके बारे में आपका कहना चाहेंगे, वो थोड़ा सा बताइए। आज के समय में निष्पक्ष पत्रकारिता करना बहुत ही हानिकारक है, और आपने तो महसूस किया होगा पिछली वाली वीडियो से। तो मुझे बहुत गालियाँ पड़ी थी, ऐसी सी गालियाँ, लिबरल, कम्युनिस्ट, दल्ला, लिबरांडू, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। तो आप देख सकते हैं कि मतलब पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि जैसे गांव के लोग होते हैं, वहाँ न्यूज़पेपर नहीं पहुँचता आसानी से। आजकल के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में सभी के पास फ़ोन ज़रूर है, तो वो सभी लोग न्यूज़ पर निर्भर होते हैं। और जो भारत की ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो गांव में बसती है, मतलब गांव के लोग होते हैं, आजकल सबके पास फ़ोन है, सब न्यूज़ देखते हैं। भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। हाँ हाँ। और कहीं ना कहीं ये मोटिव बनाने का काम किया जाता है कि हम किसी, मतलब ये इंसान अच्छा है, ऐसा है, और फेक न्यूज़ फैलाते हैं। तो गांव के लोग मतलब उसे जांच पड़ताल नहीं कर पाते हैं, उसे फैक्ट चेक नहीं कर पाते हैं। कुछ न्यूज़ होती हैं जो न्यूज़पेपर से हमें ठीक मिल जाती हैं, जैसे आर्टिकल पढ़ते हैं, तो जो लोग ब्यूरोक्रेटिक लोग होते हैं जो अपने विचार लिखते हैं, तो उनके आर्टिकल्स के द्वारा हमें पता लगता है कि क्या थोड़ी सी सच्चाई है, क्या सच्चाई रहेगी। या फिर जो एक इंस्टा इन्फ्लुएंसर हैं और जो इंस्टा पर बहुत ही अच्छी और सामाजिक चीज़ों के ऊपर बोलते हैं, जैसे कि कोई भी नया टॉपिक है, नई चीज़ है, उसके ऊपर बोलते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन को लेकर अभी उन्होंने भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई, उन्होंने अभी दिल्ली बम ब्लास्ट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बनाई, और भी जो जैसे सिक्योरिटी ब्रीच वगैरह हो गया, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बनाई। और वो फिलोसफी के बारे में कुछ बातें करते हैं, जी जी। कार्ल मार्क्स के बारे में। तो फिलॉसफी के बारे में भी मैंने भी थोड़ा बहुत जाना है, जैसे सुकरात, प्लूटो, नात्सनीज, और बहुत सारे लोग हो गए जो मतलब वेस्टर्न फिलॉसफी, ओशो को भूल गए। वो इंडियन फिलॉसफी में ओशो को मैं मोस्टली फॉलो करता हूँ। और वेस्टर्न फिलॉसफी में जैसे काफ्का हो गए, नात्सनीज हो गए, प्लूटो, सुकरात, इनके बारे में पढ़ो, अच्छा लगता है। और उनसे मतलब जैसे मैं कुछ रील्स देख लेता हूँ, या फिर कोई वीडियो होती है किसी के बारे में जानने के लिए फिलॉसफी से रिलेटेड, तो मैं उसे भी देखता हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने तुमने देखा होगा कि भाई बहुत सारा मीडिया पे चलता रहता है, थोड़ी सी फनी से होते हैं, चाहे मीडिया पे लैंग्वेज का हो गया कि एक बार किसी ने कह दिया था उससे कि तुम दलाल आदमी हो यार ऐसे कह दिया था, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा कहीं नोटों में 2000 के नोटों में चिप मिलती है, हमारी एक मैम है वो बताती हैं कि वो जो भी काला धन रखेगा ना तो सीधा सैटेलाइट से होगी, मतलब क्या ही कुछ भी। और उसके अलावा एक हमारे वो सौरभ द्विवेदी साहब ने एक बार पूछा था कि क्या कर रहे हो, कि बीए कर रहे हैं, तो कैसा बीए कर रहे हैं, तो प्लेन बीए कर रहे हैं। तो मतलब ये न्यूज़ का एक ऐसा माहौल नहीं रह गया। अच्छा, मुझे लगता है तभी ये हमारे समाज में ध्रुव राठी, देशभक्त, रवीश कुमार जैसे पत्रकार आज जिंदा हो रहे हैं। कुणाल कामरा का सटायर बहुत अच्छा है, राहुल गांधी का सटायर बहुत अच्छा लगता है। और उसके अलावा एक सौरभ द्विवेदी की टीम से निकले हुए हैं न्यूज पिंच करके, उन्होंने अपना चैनल बनाया। और मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे कभी कभी डर लगता है, क्योंकि ऐसे पत्रकार जो सच्चाई दिखाते हैं समाज उनको बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। तो जो मीडिया का एक बहुत ही नेगेटिव इमेज हुआ है, तो इसमें आप क्या बोलेंगे? जो मुझे लगता है दूसरी आज़ादी 2014 के बाद, मेरी तो नहीं, मेरी तो पहली आज़ादी 1947 की है, मतलब दूसरी आज़ादी जिनको मिली है 2014 के बाद। हम तो की बात कर रहे हैं ना। जी, देख सकते हैं आप 2014 के बाद बहुत सारी ऐसी वीडियो आई कि नोट में चिप है, और पाकिस्तान, इस्लामाबाद, लाहौर पे हमने कब्जा कर लिया है, और चीन में हम घुस गए। हाँ, चीन में हम घुस गए, गांजे की बात होती है। आपने देखा होगा एक बाबा थे, उन्होंने नारियल ऐसे उठाया, साफ साफ उसमें धागा दिख रहा था कि धागे से नारियल उठाया जा रहा है।
और वहाँ पर मीडिया एंकर ऐसे हाथ कर रहा है इसमें नीचे, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो धागे द्वारा उठाया गया है। मतलब ऑडियंस पकड़ ले रही है, न्यूज़ वाले कुछ पकड़ ही नहीं पाए। जी बिल्कुल। और जब से देखा है कि मतलब अब बाबा वाला ज़्यादा कल्चर बन गया है, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं आप। अभी पीछे आईआईटी बाबा आए थे कुंभ में, आईआईटी बाबा आए थे, और एक लड़का, वो क्या नाम, वो उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी, वो चिकन खाते हो, क्या नाम उसका, शायद उसका अभिनव अरोरा। हाँ, अभिनव अरोरा। हाँ वो है। और बाबा लोगों से मेरा दूर से प्रणाम, इनका नहीं, रिस्पेक्ट सभी को है, लेकिन बस ये है कि हम समाज में पाखंड ना फैलाएं। हम अगर कुछ काम कर रहे हैं, हम धार्मिक प्रस्थान कर रहे हैं, कुछ प्रतिष्ठान कर रहे हैं, तो उसके प्रति हमें मतलब शांति से रहकर जागरूक होना चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा हो कि एक यात्रा चल रही है, तो उस यात्रा के लिए किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन दिल्ली रेड फोर्ट के पास जो, शायद रेड फोर्ट या इंडिया गेट के पास जो लोग पॉल्यूशन को लेकर 60-70 लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनका विचार ना सुनकर उनसे कह दिया गया कि तुम गलत जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हो। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ इतनी लाखों की भीड़ चल रही है, उसे कोई कुछ नहीं बोला जा रहा, जो बेबुनियाद भीड़ है। और ये जो मतलब किसी पॉल्यूशन प्रदूषण को लेकर बात उठाई जा रही है, अच्छी बात उठाई जा रही है, उसके लिए लोगों को जेल भेजा जा रहा है। और बात करना चाहूँगा जैसे कि उमर खालिद के बारे में। तो उमर खालिद हो गए, और थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, वो थे कौन, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो काफ़ी नई है, क्योंकि हमारा चैनल भी नया है। तो उमर खालिद के बारे में, और आप लोगों में थोड़ा सा बता दूंगा कि उमर खालिद और कन्हैया कुमार एक टाइम पर एक ही संगठन, एक पार्टी में काम करते, एक ही टीम थे ये दोनों। और उमर खालिद जो हैं वो जेल में हैं, और उनके ऊपर यूएपीए की धारा लगी है। उनके दोस्त सरजमील भी जेल में है अभी। और क्योंकि उनके ऊपर शायद ऐसा कुछ इल्ज़ाम था कि देश विरोधी नारे लगवाए गए थे, जो कि वो कहीं ना कहीं अभी हमारे कोड के संज्ञान में है। हम लोग उस पर बस जो समाज में चल रहा है, जो कि हम लोग सुनते हैं, वो बातें कर रहे हैं। और ये वाला टॉपिक मैं इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि अभी जो न्यूयॉर्क के न्यू इलेक्ट जो मेयर बने हैं, जिन्होंने मुकाओ को हराया, जोरान ममदानी। हाँ, जोरान ममदानी, जो कि एक अपने आप को सोशलिस्ट बताते हैं। तो उन्होंने अभी एक वीडियो मैंने देखी थी, उन्होंने कोट किया, उन्होंने एक लेटर पढ़ा था उमर खालिद का। तो उस पर आपके क्या विचार हैं, उमर खालिद ने कैसा काम किया? उमर खालिद और कन्हैया कुमार साथ में ही काम करते थे। उन्होंने जेएनयू में बहुत सारे भाषण दिए, लोगों को जागरूक किया। जो आज़ादी वाला नारा है उनका बहुत ही फेमस हुआ, वो उमर खालिद, हम लेकर रहेंगे आज़ादी। हाँ, तो बेटा मांगे आज़ादी, बेटी मांगे आज़ादी, ये सब। तो मुझे तो, मैंने जो उस भाषण को लेकर उन पे एक्ट लगाया गया है या फिर जो भी केस किया गया है, मैंने उनका भाषण सुना, उसमें मुझे ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा कि उन पे ये एक्ट लगना चाहिए या कुछ ऐसा होना चाहिए। और वो एक, मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि राष्ट्र के हित में बात बोल रहे। वो मुझे ऐसा लगा कि सरकार उनसे डरती है। वो आने वाले लीडर थे इस समाज के। जैसे कन्हैया कुमार को एज अ पार्टी किसी ने अपनाया उन्हें, लेकिन उमर खालिद को किसी ने अपनाया नहीं। और उनके रिलीजन को देखकर या उनके मतलब साथ के लोगों को देखकर, उनके साथ के जितने भी उन जैसे सरजमील हो गए और 1-2 महिला सहपाठी थी उनकी, उनको जेल में रख दिया गया। लेकिन उनके अगर विचारों को आप लोग सुनेंगे, यूट्यूब पर जाके कुछ वीडियो मिलेंगी, इंस्टा पे कुछ वीडियो मिलेंगी, तो उन्हें देखकर आपको नहीं लगेगा कि उन पर ऐसा कुछ केस होना चाहिए था। और इसके रिलेटेड जो भी वीडियोज़ रहेंगी इस वाले टॉपिक के, उमर खालिद के बारे में, वो मैं डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। आप जाकर, आप हमारी बातों को सिर्फ मत मानिए, आप जाकर अपनी विचारधारा बनाइए, आप अपनी सोच डेवलप कीजिए, आप फैक्ट को चेक करिए। उसके बाद ही आप उमर खालिद, कन्हैया कुमार या किसी भी मतलब जो भी ऐसा क्या एक्टिविस्ट है उसके बारे में अपनी सोच बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात की हमारे गेस्ट आदित्य कुमार सिंह से, तो काफ़ी अच्छा लगा सर। ये थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। तो काफ़ी अच्छा लगा आप हमारे चैनल पर आए, और हमारा चैनल अभी काफ़ी ग्रो कर रहा है और काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस हम ला रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।